नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड सरकार की बड़ी सौगात, स्थायी कर्मचारियों को मिलेगी 1 महीने की अग्रिम सैलरी। बिहार झारखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 48 घंटों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट। बीसीसीएल कर्मी की मौत पर फूटा आक्रोश और रखकर मुख्य द्वार जाम, आश्रितों को नियोजन देने की मांग पर अड़े परिजन। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा प्रशासनिक एक्शन, 4 अधिकारी निलंबित, भवन मालिक गिरफ्तार। नीट विवाद, बिना परीक्षा पैसे के बल पर बन रहे डॉक्टर, जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र पर बड़ा हमला। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले के लेकर। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अपने स्थायी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर 1 महीने का वेतन अग्रिम यानी एडवांस लेने की सुविधा देने का फैसला किया है। इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों को आकस्मिक आर्थिक जरूरतों के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। बता दें कि सरकार के इस कदम से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब किसी भी आपात स्थिति, पारिवारिक आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता मिल सकेगी। अग्रिम वेतन की राशि आगामी महीनों के वेतन से निर्धारित नियमों के तहत समायोजित की जाएगी। वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुविधा केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए लागू होगी। बात करें तो कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा, जिसके बाद संबंधित विभाग की स्वीकृति मिलने पर अग्रिम वेतन जारी किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारी हित में उठाया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक संकट के समय राहत देगी और साफ तौर पर निजी ऋण या अन्य वित्तीय स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है और साफ तौर पर झारखंड सरकार का ये जो फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऐसे में अधिक जानकारी के साथ सीधे रांची से हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं क्या कुछ जानकारी है और कैसे यह सौगात दी जाएगी कर्मचारी को? देखिए, ये बहुत बड़ी सौगात है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो अब अग्रिम राशि 1 महीने की ले सकते हैं विकट परिस्थितियों में। और झारखंड सरकार ने ये घोषणा की है। ये बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है, चूंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो विशेष परिस्थिति में फंस जाते हैं, कई तरह की बातें सामने आती हैं। तो ऐसे में वो 1 महीने की अग्रिम राशि ले सकते हैं और 2 महीने के अंदर चुकता करना होगा। अगर आप 2 महीने के अंदर चुकता नहीं करते हैं तो ये 1 साल का पीरियड होता है जिसमें आप धीरे धीरे करके पैसे को दे सकते हैं, लेकिन उसमें छोटा आपको ब्याज लगेगा। और ये जो सरकारी कर्मचारी है उनको ही सिर्फ मिलेगा, ये नहीं कि आप संविदा पर हैं या आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप काम कर रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। जो सरकारी कर्मचारी है उनको ही पैसा मिलेगा। और ये मांग जो है कर्मचारी संगठनों ने बहुत पहले से करते आ रहे हैं और अब इस पर ठप्पा लगा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राहत है उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशान होते हैं। कई बार क्या है कि बड़ा इलाज में बहुत पैसे लग जाते हैं और बहुत तरीके के विकट परिस्थिति बन जाती है। तो ऐसे में अगर अग्रिम राशि 1 महीने की दी जाती है तो उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है और इससे कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी है उनमें खुशी की लहर है। जो कर्मचारी संगठन है उनका कहना है कि भाई इस तरह से अगर सरकार ने स्टेप उठाया है तो बहुत अच्छी पहल है और सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। बिल्कुल अभिनव, खुशी की बात है और बिल्कुल नई पहल है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी अग्रिम राशि लेता है तो उसे अगर वो 2 महीने में लौटाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या इसमें भी ब्याज तय किया गया है या यह केवल जो ये ब्याज वाला नियम है साल भर यानी 12 महीने वाले ऋण पे लागू होगा?
देखिए अगर आप 2 महीने के अंदर दे देते हैं वो राशि, तब आपको किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। जैसा जो नियम बताया गया है कि अगर आप 2 महीने में दे देते हैं दैट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी कारणवश अगर आप 2 महीने के अंदर नहीं देते हैं, तो ये फिर आपका 1 साल तक ये प्रोसेस चलेगा, जिसमें आप थोड़ा-थोड़ा करके पैसा आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो ब्याज जो तय किया गया है, वो ब्याज को आपको भरना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर आप एक बार आपने पैसा ले लिया है और वो पैसा को लौटाया नहीं है, तो फिर आप दोबारा नहीं ले सकते हैं। जब तक आप वो पैसे को जो आपने अग्रिम राशि ली है वो पैसा दे देते हैं, तो फिर आप लायबल होंगे कि फिर आप उठा सकते हैं। तो ये प्रोसेस एंड इफ एंड डोंट्स भी है इसमें, तो जो प्रोसेस को फॉलो करेगा वो इसका फायदा ले सकता है। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर हमारे आप सहयोगी को सुन पा रहे थे, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की यह विशेष पहल मानी जा रही है। अब इसे लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारियों में भी खुशी की बात है और साफ तौर पर लोग इसे आर्थिक तौर पर एक अहम कदम बता रहे सरकार की। और अब देखने वाली बात होगी कि इसका लाभ कर्मचारियों को किस कदर मिलता है और किस कदर झारखंड में एक नए आर्थिक तौर पर लोग उभर कर आते। ये तो बात रही कहीं ना कहीं वेतन से संबंधित खबर की, लेकिन जो अगली खबर है वो मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और इसका असर बिहार तथा झारखंड में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के कई जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान से बिहार तक फैली मानसूनी टफ लाइन तथा बंगाल की खाड़ी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसी वजह से पूर्वी और उत्तरी भारत के राज्यों में वर्षा की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। झारखंड में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। साफ तौर पर बात करें तो राजधानी रांची समेत खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम सहित कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की है। लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि इससे यातायात और जनजीवन भी प्रभावित होने की आशंका है। वहीं वज्रपात की घटना को देखते हुए किसानों और खुले स्थान पर काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अब रुक करेंगे हम उत्तर प्रदेश का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों पर कदम एक्शन उठाया। आपको बता दें कि राजधानी के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में संचालित गेमिंग स्टूडियो में लगी भयावह आग में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और भवनों में अग्निशमन मानकों की पोल खोल कर रख दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने के बाद 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। वहीं सुरक्षा नियमों की अनदेखी और आवश्यक अनुमतियों में गड़बड़ी के आरोप में भवन मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सरकार ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि आग लगने का कारण क्या था और सुरक्षा मानकों में किस स्तर पर चूक हुई है। प्रशासन ने प्रदेश भर के व्यावसायिक भवनों और गेमिंग सेंटरों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की विशेष जांच शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यह घटना बेहद ही भयावह घटना है और कहीं ना कहीं इससे लोग दहशत में है और सरकार भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ कमी रह गई थी और आग लगने की वजह क्या है और इसके पीछे कौन दोषी है। बात करेंगे अब देवघर की। आपको बता दें कि देश की सेवा के बाद अब समाज की सेवा के उद्देश्य से एक पूर्व सैनिक ने व्यवसाय के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। दरअसल देवघर में नई पेंट डीलरशिप मां इंटरप्राइजेस का शुभारंभ किया गया, जहां ग्राहकों को जेके मैक्स कंपनी के उच्च गुणवत्ता वाले पेंट एवं अन्य उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। डीलरशिप के संचालक, जो भारतीय सेना के पूर्व सैनिक है, उन्होंने बताया कि सेना में प्राप्त अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण की भावना को वे अपने व्यवसाय का आधार बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद
उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ और संतोषजनक परिणाम मिल सके। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दुकान में केवल कंपनी द्वारा प्रमाणित और असली उत्पादकों की ही बिक्री की जाती है। ग्राहकों को उचित कीमत पर बेहतर सामग्री उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी तथा नकली या डुप्लीकेट उत्पादों के लिए यहां कोई स्थान नहीं रहेगा। संचालक ने कहा कि ग्राहक संतुष्टि ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। गुणवत्ता, पारदर्शिता और बेहतर सेवा के बल पर वे क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीतने और उन्हें उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है उनका। आई है यहाँ पर, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए, और क्या क्या है, कैसे आप बता रही हैं बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, टमाटर हुआ है, सब चीज़ में यहाँ आइए, सब सामान लेने के लिए सब चीज़ का यहाँ सुविधा है, सब चीज़ मिलेगा सामान को मतलब इसकी टाइमिंग क्या है, दुकान अगर खुलती है तो कब बंद होगा, कब खुलेगा ये? पहली बात तो हम एक फौज का आदमी हैं। हमारे फौज में एक रूल है कि जिसका बाप का ठीक नहीं उसका बाप का ठीक नहीं, और हम चाहते हैं कि हम मतलब कोई लोटा भर के पीता, हम सोचते 42 से पिया करेंगे। हम जहाँ तक होगा 1 रुपये जहाँ बेनिफिट होना है हम 25 पैसे में कम चलाएंगे, लेकिन हम देंगे 1 नंबर कम। हम कोई नेग्लिजेंसी वाला व्यापार नहीं करेंगे। तो रखे हैं सर जेके का रखे, जेके मैक्स का होल आइटम हम रखेंगे। अभी तत्काल की शुरुआत है, फौज के आदमी धीरे धीरे बढ़ाएंगे सर। क्या लगता है, जिस तरह से इलाका तो काफ़ी संथाल बहुल क्षेत्र है, गरीब तबके के लोग भी रहते हैं यहाँ पर, क्यों आए आपके पास जेके का सामान लेने? क्या महंगा लगता है या फिर कुछ रिबेट है आपके पास? सर ये चीज़ ज़रूर है कि देखिए, जब आप अच्छा सामान लेंगे तो महंगा थोड़ा होगा, लेकिन जो एक बार अच्छा लेता है ना सर, तो सोचता है क्या बार बार सस्ता लेने से अच्छा है कि एक बार महंगा ही लेकर के हम जाएँ। और जिसको एक बार पसंद आ गया वो दोबारा फिर कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा। आपके उसके रेंज में जब प्राइस से आ जाएगा तो पक्का आएगा, इतना हमको भरोसा है कि वो आएंगे। बात करेंगे धनबाद के बाघमारा की। आपको बता दें कि बीसीसीएल कर्मी तुलेश्वर नोनिया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा। दरअसल मृतक के आश्रितों को तत्काल नियोजन देने की मांग को लेकर सोमवार को परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने एएमपीसी कोयलरी के मुख्य द्वार पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल आंदोलन के कारण कोयलरी का प्रशासनिक एवं उत्पादन कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया। जानकारी के अनुसार बीते दिनों बरोरा थाना क्षेत्र के शताब्दी चिटियाही मुख्य मार्ग पर तुलेश्वर नोनिया का शव बरामद हुआ। घटना के बाद से ही परिजन मृतक के आश्रितों को नौकरी देने की मांग कर रहे। सोमवार को मांग पूरी नहीं होने पर बड़ी संख्या में लोग शव लेकर एएमपीसी कोयलरी पहुंचे और मुख्य प्रवेश द्वार पर धरना शुरू कर दिया गया। बता दें कि प्रदर्शन की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और बीसीसीएल प्रबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन वार्ता बेनतीजा रहा। प्रबंधन ने तत्काल प्रोविजनल नियोजन देने में असमर्थता जताई, जिससे परिजनों का आक्रोश और बढ़ गया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से आश्रितों को नियोजन देने से संबंधित लिखित और स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और शव मुख्य द्वार से नहीं हटाया जाएगा। पहले आप सुने परिजनों का क्या कुछ कहना है। हम लोग यहाँ पर बॉडी लेकर जाम किए हुए हैं, और जब तक प्रबंधन हम लोगों मृतक के परिजन को नियोजन नहीं देती है तब तक हम लोग यहाँ बंद रखेंगे। क्या घटना क्या है? घटना है कि मृतक शुक्रवार को ड्यूटी आए और ड्यूटी से ऑफ करने के बाद जैसे ही घर के लिए निकले, रास्ते में ही उनका दुर्घटना से मौत हुई। क्या प्रबंधन से क्या बढ़ता है? प्रबंधन हम लोगों को अभी बुलाई नहीं है, आश्वासन दी है कि हम लोग आपको बुला रहे हैं। अब बुलाने के बाद फिर देखिए वार्ता होगी। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि मृतक के परिजन को नियोजन तत्काल मिलना चाहिए, और जो उसका आश्रित का जो मुआवजा होता है वो भी तुरंत। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप सुन पा रहे थे कि साफ तौर पर लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा था और ऐसे में वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए नजर आ रहे। तो अधिक जानकारी के साथ सीधे बागमारा से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ मामला है और क्या परिजनों का अभी भी आंदोलन जारी है? हाँ, अभी भी लोग आंदोलन जारी है। तुलेश्वर नोनिया 19 तारीख को ड्यूटी आए हुए थे, मुराइडी वर्कशॉप में ड्यूटी करके वो घर नहीं लौटे। 20 तारीख को उनका लाश चिटाही
शताब्दी मुख्य मार्ग पर मिला और परिजन को जानकारी उसकी नहीं हुई। पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दी। 21 तारीख को न्यूज में या सोशल मीडिया में वो न्यूज चल रहा था तो परिजन पहचान गए। फिर थाना आकर उन्होंने, ठीक है, थाना में बात किया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारे परिवार के सदस्य है। उसके बाद दूसरे दिन वो लाश को लेकर परिजन एमपी कुलरी चेक पोस्ट पर लाकर नियोजन के लिए रख दिए। लेकिन उसके बाद फिर प्रबंधन में बढ़ता भी हुई। प्रबंधन का कहना है कि प्रोविजनल नियोजन हम लोग नहीं दे सकते हैं, नियोजन हम लोग दे देंगे, कागज आप लोग जमा कीजिए, नियोजन दे देंगे। लेकिन इस घटना में हत्या की घटना घटना है ये, जिसमें हम लोग प्रोविजनल नियोजन तुरंत नहीं दे सकते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें धर्मेंद्र, तो लगातार वो शव को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इतने समय बीत गया लगातार। अगर हम बात करें तो सोमवार को भी कहीं ना कहीं परिजन वहीं अड़े रहे हैं, आज मंगलवार है। ऐसे में क्या कुछ वार्ता निकल रही है, क्योंकि क्या कुछ अधिकारियों का कहना है, बीसीसीएल के पदाधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? अधिकारियों का कहना है कि हम लोग, हमारा एम्प्लॉय था, सहानुभूति है, लेकिन हम लोग इसमें नियोजन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप परिजन पेपर जमा करें, हम लोग तुरंत पेपर को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन एक प्रोविजन नियोजन होता है कि तुरंत आज के ही ज्वाइनिंग, परिवार की ज्वाइनिंग हो जाएगा और उसका हाजिरी बनने लगेगा। ये प्रोविजन नियोजन करने के हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप अपना कागज जमा कीजिए, हम फाइल बढ़ा देंगे, वो नौकरी हो जाएगा। 90 दिन में हो या और उससे ज्यादा भी समय लग सकता है, तो नौकरी आपका हो जाएगा। लेकिन हम तुरंत आज तत्काल नौकरी इस केस में नहीं दे सकते हैं। में साफ तौर पर यह भी बातें सामने आ रही है कि कोयला जो उत्पादन है वो भी ठप पड़ा हुआ है, मुख्य द्वार जाम है। तो क्या कुछ कहना है परिजनों का? परिजनों का यही कहना है कि नहीं, वो ड्यूटी गए थे, ड्यूटी से आने के क्रम में ही उनकी कहीं घटना हो गई, तो इसमें हम लोग का नियोजन देना चाहिए। परिवार की सदस्य नियोजन तुरंत प्रोविजनल नियोजन हमको दिया जाए। उत्पादन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? उत्पादन प्रभाव पड़ रहा है। अभी बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, माने गाड़ी इधर उधर माल नहीं जा पा रहा है, कोयला नहीं जा पा रहा है, उससे दिक्कत है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीसीसीएल कर्मी की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद परिजनों का जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है और साफ तौर पर तत्काल नियोजन की मांग को लेकर, वो शव को लेकर कहीं ना कहीं कोयलरी के बाहर अड़े हुए हैं। ऐसे में साफ तौर पर प्रबंधक ने नियोजन देने की बात कही है, लेकिन तत्काल नियोजन पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेकर अभी भी धरना बरकरार है, प्रदर्शन बरकरार है और लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रबंधन पर लगातार दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रबंधन क्या कुछ कदम उठाता है और कब तक लोगों का ये जो धरना है वो खत्म हो पाता है। ये तो बात रही धनबाद की, लेकिन रुख करेंगे अब कहीं ना कहीं रांची की ओर। आपको बता दें कि देश भर में चिकित्सा शिक्षा और नीट परीक्षा को लेकर इन दिनों गहरी बहस छिड़ी हुई। दरअसल इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान दिया कि उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश की शिक्षा, खासकर मेडिकल एजुकेशन, सरकार के हाथों से निकलकर कॉरपोरेट घरानों के पास जा चुकी है। उनका आरोप है कि बिना नीट के भी पैसे के बल पर आप डॉक्टर बन सकते हैं, यानी पैसे वालों के लिए परीक्षा का दरवाजा मायने नहीं रखता और यह सीधे तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता को चोट पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर सेना के उपयोग को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है और परीक्षा में अब सेना उतारने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में समीक्षा की भी जरूरत है। आप भी सुने क्या कुछ कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका चयन एचआरडी ने किया था, वो यदि एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाती तो लानत है ऐसे मंत्री पर और मंत्रालय पर। लगातार शिक्षा का बजट कम करने वाली मोदी सरकार ने बता दिया कि अब देश में शिक्षा अब सरकार की चीज नहीं है, अब कॉरपोरेट के पास, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा में बहुत सारा धन लगता है।
और इतने ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, अब बगैर नेट के केवल पैसे के बल पर अब लोग डॉक्टर बन सकते हैं। इलाज क्या होगा नहीं होगा वो राम भरोसे। हमको तो लगता है कि भारत सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए कि जब क्लैट का एग्जाम हो तो उसमें एनआईए को लगाया जाए, जब यूपीएससी का एग्जाम तो उसमें ईडी को लगाया जाए, और जब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग का होता है उसमें सीबीआई को लगा दिया जाए। एक बार फिर रुख करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद के आटा मिल कर्मी उमेश यादव की हत्या के विरोध में सोमवार को बस्ता कोला के समीप धनबाद झरिया मुख्य मार्ग को जाम कर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बताया गया कि उमेश यादव रत्न अग्रवाल के आटा मिल में कार्यरत थे। रविवार को तकादा कर लौटने के बाद गोंदू डीओपी क्षेत्र के हिल टॉप आउटसोर्सिंग के पास अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क जाम के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस पर कोई साजिश नजर आ रही है। इसको लेकर लोगों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा और साफ तौर पर लोग प्रशासन से कार्रवाई और मुआवजे की मांग करते नजर आए। मालिक से तो बबलू मिस्त्री पैसा मांगा, वाहन के शादी था, किसका शादी तो नहीं कर सकता, शादी था 20,000 मांगा, तो मालिक पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो मिस्त्री बोला कि हम काम नहीं करेंगे ना, तो रतन अग्रवाल बोला निकल जाओ दुकान से निकाल दिया। बोला सब मुंशी क्या हुआ, अब मिस्त्री को बोल दिया कि उसको अंदर नहीं घुसने देना। और अब बबलू चल गया, बबलू मिस्त्री, और ये बबलू मिस्त्री से नीचे के बेगात हुआ। एतवार के मेरा पति का पैसा छीन के खोल। तो बबलू मिस्त्री से लोग कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था क्या? कोई झगड़ा नहीं, मिस्त्री से पैसा मांगा, रतन अग्रवाल से विवाद हुआ। मेरा पति का गोली मारा पैसा छीनने के कारण, और मेरा पति आदमी को छीन गया इसीलिए गोली मार दी। पूरा हो जाने से उस परिवार का घर नहीं बन जाएगा। प्रशासन है, प्रशासन छोटी छोटी 3 लड़की है, 2 बच्चा है, एक गरीब परिवार से आदमी आता है, इसका क्या गलती था? आखिर ये जांच का विषय है। और अभी ऐसा स्थिति धनबाद में बन चुकी है कि हर बात के लिए डायरेक्ट गोली मार दिया जाता है। आखिर ये स्थिति कैसे बनी? ये धनबाद प्रशासन इसमें जांच करे और उचित जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे। आज पूरे झारखंड समेत पूरे धनबाद की स्थिति ये बन चुकी है कि लोग उंगली दिखाते नहीं है, लाठी नहीं चलाते हैं, डायरेक्ट गोली चलाते हैं। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।